दोस्तों, ईरान बिना इन हथियारों का इस्तेमाल किए भी आज इतनी आसानी से जीत रहा है। अगर सोचो, अगर ईरान इन मिसाइलों को इस्तेमाल करने पर उतारू हो जाए तो अरब देशों का खास करके क्या हाल होगा, खास करके अमेरिकी सैन्य अड्डों का। क्योंकि ये 5 मिसाइलें जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये सिर्फ तबाही नहीं मचाती बल्कि इतनी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ तबाही मचाती हैं कि एक बार को पश्चिमी देशों के महंगे और हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी वेपन भी शर्मा जाएंगे इनकी प्रिसाइज टारगेटिंग को देखकर। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं एक एक करके ईरान के 5 सबसे ज्यादा खतरनाक मिसाइलें जो अभी तक इस युद्ध में उतरे भी नहीं हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर 5 पर आती है फतह 110। जी हाँ, ये फतह 110 का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है जिसे कि जुल्फिकार के नाम से जाना जाता है। कहने को इसकी रेंज तो कम है, इसकी रेंज सिर्फ 700 किलोमीटर की है, लेकिन उसके आसपास जितनी भी अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उन्हें टारगेट करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा शानदार है। लेकिन फतह की सबसे बड़ी खूबी ये है कि कम रेंज होने के बावजूद ये अपने साथ बहुत भारी भरकम वॉरहेड लेके जा सकता है। यानी कि जब ये दुश्मन पर गिरेगी तो इतने बड़े एरिया को कवर करेगी कि एक पूरा सैन्य अड्डा उड़ाने में ये सक्षम है। और इसीलिए ईरानी रणनीतिकार बताते हैं कि फतह 110 को असली तरीके से इस्तेमाल ईरान तब करेगा जब अमेरिका ईरान की धरती पर फौज उतारना शुरू कर दे। उस समय उन फौजियों को निपटाने के लिए, उन पूरी की पूरी बटालियन का सफाया करने के लिए फतह 110 का सबसे लेटेस्ट वेरिएंट इस्तेमाल करेगा ईरान। यही कारण है कि अभी ईरान इसे बचा के रख रहा है। नंबर 4 पर आती है हज-कासिम। ये मिसाइल बहुत ही ज्यादा खास और इसीलिए ईरानी रणनीतिकार बताते हैं कि फतह 110 के लिए असली रणनीति ईरान की ये है कि ये उन मिसाइलों का इस्तेमाल तब करेगा जब अमेरिका ईरान की धरती पर अपनी फौज को उतारना स्टार्ट कर दे। उस टाइम पर उन फौजियों को निपटाने के लिए, उस पूरी की पूरी बटालियन का सफाया करने के लिए फतह 110 का जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट वर्जन है उसका इस्तेमाल करेगा ईरान। इसीलिए अभी वो इसे बचा के रख रहा है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 वाली मिसाइल को जिसका नाम है हज-कासिम। ये मिसाइल बहुत ही ज्यादा खास है ईरान के लिए और इसका कारण ये है कि ईरान की जितनी भी मिसाइलें हैं उन सब में सबसे ज्यादा हाईली एक्यूरेट है ये मिसाइल। यानी कि इतनी ज्यादा अचूक है ये मिसाइल कि कितना भी ज्यादा हैवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कहीं पर भी डिप्लॉय हो उसके बावजूद 10 में से 9 बार ये मिसाइल अपने निशाने को नहीं चूकेगी, निशाने पर जाकर ही लगेगी ये मिसाइल। इसके अलावा इसकी रफ्तार भी 12 मैक तक चली जाती है। जी हाँ, जब ये अपने लेटरल फेस में चली जाती है, जब यह दुश्मन के ऊपर गिर रही होती है तो ऐसे में इसकी रफ्तार 12 मैक को भी पार कर जाती है। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि 5 मैक के ऊपर हाइपरसोनिक स्पीड आ जाती है। यानी कि जब अपने लेटरल फेस में ये मिसाइल होगी तो दुश्मन के ऊपर ये मिसाइल 12 मैक की भयानक रफ्तार से गिर रही होगी। ये वहीं इसकी रेंज भी ठीक ठाक है, करीबन 1400 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और इतना ही नहीं, इतनी जबरदस्त स्पीड के बावजूद रेंज को मेंटेन करते हुए भी ये 500 किलोग्राम का भारी भरकम वॉरहेड को ये लेके जा सकती है। यानी कि रफ्तार भी शानदार, रेंज भी बहुत खूबसूरत और वॉरहेड भी बहुत अच्छा। लेकिन इसका इस्तेमाल ईरान तभी करेगा जब उसे कोई टारगेट हिट करना हो। यानी कि कोई स्पेसिफिक जगह है, कोई भारी भरकम ऐसा इंडस्ट्रियलाइज एरिया है जहां पर किसी घर को, किसी बंकर को टारगेट करना है, तब इसका इस्तेमाल करेगा ईरान हज-कासिम। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये ईरान की सबसे लेटेस्ट मिसाइल है और इसका नाम इन्होंने अपने पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा है। खैर, इसके बाद हम आते हैं नंबर 3 वाली मिसाइल पर। नंबर 3 पर जो मिसाइल है उसका नाम है सेजिल। इसका नाम आपने युद्ध में सुना भी होगा। अभी हाल ही में खबर आई थी कि ईरान ने अपनी सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 से लेकर 5 ही सेजिल मिसाइल इन्होंने दागी हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा भयंकर तबाही भी मचाई है। और इसकी खास बात ये है कि इसकी रेंज करीबन 2000 किलोमीटर की शानदार रेंज के साथ ही आती है। लेकिन
इससे भी ज्यादा खास बात है सॉलिड फ्यूल का होना। दरअसल ईरान की जो बाकी की मिसाइलें हैं वो 80% आती हैं लिक्विड फ्यूल के साथ, जिसकी वजह से समस्या ये आती है कि उन मिसाइलों में आपको लॉन्च करने से पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है, यानी कि आपको फ्यूल भरना होता है और भी दूसरे तरीके की प्रिपरेशन होती है। यानी कि एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए आपको करीबन 2.5 से लेकर 3 घंटे का समय लग जाता है। और ऐसे में इजरायली लड़ाकू विमान या अमेरिकी लड़ाकू विमान सैटेलाइट की मदद से उनका पता लगाकर उन्हें जमीन पर नष्ट कर देते हैं। लेकिन सेजल के साथ ये समस्या नहीं है, इसमें आता है सॉलिड फ्यूल, तो पहले से इसमें फ्यूल भरा रहता है, वो डिग्रेड नहीं होता। इसी वजह से ये मिसाइल रेडी टू लॉन्च होती है, यानी कि आप इसे जमीन के नीचे बंकर से निकालिए और विदिन 5 मिनट्स में आप इसे फायर कर दीजिए और दुश्मन को आप मौका ही नहीं दोगे ऐसे में आपकी जमीन पर वार करने का। हाईली एक्यूरेट ये मिसाइल है, बहुत ज्यादा फास्ट आपको एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए इसे काउंटर करने के लिए, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत शानदार है और रेंज मैंने आपको इसकी ऑलरेडी बता दी है 2000 किलोमीटर की, यानी कि ईस्टर्न यूरोप तक ये मिसाइल वार कर सकती है। लेकिन अब आ जाते हैं सबसे डेंजरस टेरिटरी में, यहाँ पर आती है ईरान की खुर्रमशाही मिसाइल। लेकिन ये मिसाइल ईरान की कम रूस की ज्यादा है, वो इसीलिए क्योंकि इसे रूस की मदद से यहाँ पर ईरान ने डेवलप किया है। खुर्रमशहर के अभी तक ईरान ने 1 और 2 वेरिएंट इस्तेमाल कर लिए हैं युद्ध में, लेकिन ये है खुर्रमशहर 4 जो कि बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट और बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। 2 चीजें से खतरनाक बनाती हैं, पहली इसकी रेंज 2 से लेकर 2500 किलोमीटर की इसकी रेंज आती है। दूसरी चीज है वॉरहेड 1500 किलोग्राम। जी हाँ दोस्तों, जो कि मैंने आपको पहले बताया था फत्ता और हस काजिम का, उससे 3 गुना ज्यादा विस्फोटक ये अपने साथ लेके जा सकती है, यानी कि ये उन तीनों मिसाइलों के बराबर अकेली एक मिसाइल है। और इसका नतीजा ये है कि ये एक मिसाइल किसी एक ठीक ठाक शहर का एक बड़ा सा हिस्सा पूरी तरीके से तबाह कर सकती है सिर्फ एक हमले में। वहीं कहा तो ये भी जाता है कि ईरान जब परमाणु हथियार बनाएगा तो उसमें इस्तेमाल करेगा खुर्रमशहर मिसाइल को। जी हाँ, ये मिसाइल असल में डेवलप की गई थी परमाणु हथियारों के लिए, लेकिन परमाणु हथियार ईरान डेवलप कर नहीं पाया है। तो फिलहाल खुर्रमशहर को एज अ कन्वेंशनल मिसाइल वो इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि कई एक्सपर्ट का मानना है कि इसकी रेंज 4 से लेकर 6000 किलोमीटर तक हो सकती है, वो इसीलिए क्योंकि हाल ही में ईरान ने यही 2 मिसाइलें फायर करी थी अमेरिकी सैन्य डिएगो गार्सिया में, जो कि भारत के बहुत पास पड़ता है और इसकी दूरी ईरान से 4000 किलोमीटर है। इसीलिए कहा यह जाता है कि ईरान की सरकार इसकी रेंज को लेकर झूठ बोलती है। इसकी रेंज 2 नहीं, एक्चुअल में 4 से लेकर 6000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। लेकिन अब हम आ जाते हैं नंबर 1 के ऊपर और ये है फतह 1। और फतह 1 की सबसे बड़ी खूबी है हाइपरसोनिक स्पीड। और इसकी खूबी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी अमेरिका के दुश्मन हैं दुनिया भर में, वो सब यही चाहते हैं कि अब ईरान इस मिसाइल को निकाले और इसका इस्तेमाल करे अमेरिका के खिलाफ। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे कहा जाता है ईरान की कैरियर किलर मिसाइल, यानी कि अमेरिका के जो शक्तिशाली न्यूक्लियर कैरियर हैं जैसे कि यूएसएस जेराल्ड आरफोर्ड, यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये जो अमेरिकी शक्ति के केंद्र हैं, इनकी मदद से ही अमेरिका दुनिया भर को कंट्रोल करने का ट्राई करता है। और रूस हो या चाइना हो, ये सभी लोग चाहते हैं कि फतह मिसाइल ईरान इस्तेमाल करे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ, ताकि इन्हें मार के गिराया जा सके। क्योंकि ईरान का यही एक अकेला हथियार है जो कि इतना बड़ा कारनामा कर सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये मिसाइल हद से ज्यादा तेज है, 15 से ज्यादा करीबन 18 मैक तक की इसकी रफ्तार है। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो लगभग 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ान भरती है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना है, 20,000 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। और ऐसा नहीं कि इसकी रेंज कम हो, इसकी रेंज भी अच्छी खासी है, करीबन 1500 किलोमीटर की इसकी रेंज बताई जाती है। और इतना ही नहीं, इसका जो वॉरहेड है वो स्पेशली डिजाइन किया गया है दुश्मन के कैरियर्स को किल करने के लिए। इसी वजह से अब ईरान की सबसे ज्यादा लीथल और असरदार मिसाइल ये है। और अमेरिका के पास ऐसा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इसे रोक सके। जी हाँ, अमेरिका
छोड़िए, दुनिया में बहुत कम ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो कि इस मिसाइल को थाम पाएंगे और इसी वजह से अमेरिका इससे बहुत ज्यादा डरता है। और आप देख लेना, युद्ध के शुरुआत से अभी तक जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने तैनात किए हैं, ईरान के खिलाफ इस बात को इंश्योर किया है कि वो ईरान के ज्यादा क्लोज ना जाए, क्योंकि अगर वो ईरान के ज्यादा क्लोज जाएंगे तो फिर वो सारे के सारे कैरियर फतह 1 की रेंज में आ जाएंगे। फिर ईरान अगर उस मिसाइल को दाग देगा तो फिर उसे रोक नहीं पाएगा अमेरिका, और उसका एयरक्राफ्ट कैरियर जिसकी एक की कीमत ही करीबन 10 से लेकर 15 अरब डॉलर होती है, वो भी पानी में समा जाएगा। लेकिन एक बात आप याद रखना, ये फतह 1 एक्चुअली 100% हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। दरअसल हाइपरसोनिक रफ्तार पर उड़ना अलग बात होती है, हाइपरसोनिक मिसाइल होना बहुत ही डिफरेंट बात है। हाइपरसोनिक मिसाइल तो इसे तब कहा जाएगा जब ये हाइपरसोनिक रफ्तार पर तो उड़े ही, लेकिन उसके साथ साथ ग्लाइड भी कर पाए। जी हाँ, तब जाकर इसे एक हाइपरसोनिक मिसाइल की संज्ञा मिलेगी। लेकिन फिलहाल ईरान को इसकी जरूरत नहीं है। ये मिसाइल जिस काम के लिए बनाई गई है उसे ये परफेक्ट तरीके से अंजाम देती है, और इसी वजह से अगर ईरान को कल कोई स्पेसिफिक टारगेट को हिट करना है जिससे कि युद्ध पलट जाएगा, तब ईरान इसका इस्तेमाल करेगा फतह 1 का। लेकिन इन 5 के अलावा कुछ और ऑनरेबल मेंशन भी हैं, जैसे कि कैलिबर, साकिन, सोमार। ये मिसाइलें क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में आती हैं। भले ही इनकी रफ्तार ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा इनकी रेंज भी ना हो, लेकिन जिस काम के लिए इन्होंने इस मिसाइल को डेवलप किया है वो काम ये बड़ी अच्छे से करती हैं। जी हाँ, ईरान की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये ऑलराउंडर नहीं बनाते किसी को भी, ये सारी मिसाइलों को स्पेसिफिक मिसाइल बनाते हैं। जैसे कि किसी को, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे हमने किसी को बॉलिंग के लिए रखा है तो वो बॉलिंग ही करेगा, किसी को कीपरिंग के लिए रखा है तो वो कीपरिंग ही करेगा। ऐसा नहीं है कि वो हार्दिक पांड्या को खड़ा कर देंगे और हार्दिक पांड्या सारा काम कर लेगा, बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग। ये जस्ट एक एग्जांपल है, आप किसी को समझा सकते हो, इसे सीरियसली ना लें। खैर, मैं आपको बता दूं कि ये मिसाइलें ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों को मारने के लिए बनाई हैं, तो इन मिसाइलों का इस्तेमाल भी वही होगा। किसी शहर में तबाही मचाने के लिए अगर कोई हथियार बनाया है ईरान ने, तो उसका इस्तेमाल शहर में तबाही मचाने के लिए होगा। ईरान भारत, रूस, चाइना या अमेरिका की तरह ऐसी मिसाइलें नहीं बनाते जो एक ही मिसाइलें अलग अलग जगह पर काम कर दें, क्योंकि ऐसी मिसाइलों को बनाने में हद से ज्यादा टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जो कि ईरान के पास नहीं है, और इसीलिए स्पेसिफिक टारगेट किलिंग के लिए बनाई है ये मिसाइलें ईरान ने, जो कि बहुत ज्यादा सस्ती भी पड़ती हैं। यही कारण है कि इस युद्ध में ईरान का हारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग जितनी मिसाइलें फायर करते जाएंगे उतनी ही मिसाइलें ये पीछे से बना भी रहे हैं, खत्म ही नहीं होंगी इनकी मिसाइलें। यही कारण है कि अब अमेरिका इस युद्ध में पिछड़ता दिखाई दे रहा है, और इससे भारत को भी सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि कल को मान लीजिए कि पाकिस्तान भी यही टैक्टिक अपनाएगा, पाकिस्तान के पास भी रिसोर्सेस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो कल को वो भी इसी तरीके की मिसाइलें बनाकर अगर भारत को परेशान करे, तो हमें इस युद्ध से अभी से कुछ न कुछ सीख लेना चाहिए, जो कि हम ले भी रहे हैं, और भविष्य में इजराइल भी इससे सीख रहा है, जो ज्यादा क्रूशल है, क्योंकि इजराइल अगर जल्दी सीखेगा तो वो हमें भी बताएगा, क्योंकि हम दोनों देशों के बीच में एक डिफेंस पैक्ट है जिसका फायदा उठा हम भी इन चीजों को सीखकर कल को पाकिस्तान की इस रणनीति को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। खैर दोस्तों, ये तो रहा आज का ईरान का विश्लेषण जो कि मैंने आपके सामने रखा है, लेकिन इसके बाद में एक ड्रोन का विश्लेषण भी करूंगा जो कि इस टाइम पर ईरान के पास हैं। आपका उन सब को लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप मुझे ये भी बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं ताकि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिले। खैर, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।